आज हम पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। इसके आगे थोड़ा सा और मैं बता देना चाहता हूँ। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं किसके कारण। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसके पहले हम किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीख चुके हैं। कोई एक आवेश रहता है, क्यों, कोई एक पॉइंट रहता है, क्यों, इसके कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना हो, इस पॉइंट पर कहीं भी, तो उसके लिए हम सूत्र पढ़े हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये है किसी भी एक बिंदु पर कोई भी एक आवेश उपस्थित है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगी। ये तो किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी पॉइंट पर। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। कोई दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर अगर स्थित हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसकी निरक्षीय स्थिति अगर हमको ज्ञात करना है, तो ये पॉइंट निरक्षीय स्थिति होता है, ये अक्षीय स्थिति होता है, जो इसके पहले हम निकाल चुके होंगे। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम अगर कोई पॉइंट इस पोजीशन पर है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसका डेरिवेशन करना सीखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो अगर हम देखें इस पर एक मान्यता और लेंगे, ये जो पॉइंट है ना, मान लेते हैं इस पॉइंट पर कोई एक धन परीक्षण आवेश है जिसका मान बहुत कम है। एक आवेश है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसका परिमाण बहुत कम है, मतलब 0 के बराबर ऐसा मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर की ओर होगी। यहाँ पर प्लस आवेश मानते हैं, तो ये प्लस क्यों है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। ऐसा हम निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण होगी बाहर की ओर होगी। ये है इसका लाइन, इस रेखा के अनुरूप बाहर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। इसको E1 नाम दे देते हैं। बाहर की ओर इसलिए होगी क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, बाहर करते हैं। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि आकर्षण होगा। आकर्षण होने के नाते इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसको हम E2 नाम दे देते हैं। E1 प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E2 माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये मान लो ये कुल दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 2l। जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, इसकी लंबाई क्या है 2l। अगर इसकी लंबाई 2l है तो इसका आधा हो जाएगा l, और इसका आधा भी होगा l, मतलब कि दोनों आधे की दूरी l होगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हम मान लेते हैं r है, ठीक है। अगर ये दूरी r है, ये दूरी l है, तो ये दूरी क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी होगी √r² + l²।
अब जब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये पी, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो पी बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो इसके बाद अब सरल है। एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ए पी, वैद्युत द्विध्रुव है, इसके निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसके निरक्षीय स्थिति पर कोई एक बिंदु मानते हैं पी। इस बिंदु से यहाँ तक के बीच की दूरी आर है। अगर ये आर है, अगर ये एल है, तो ये पी भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, इसलिए मैंने बाहर की ओर ही दिखाया है और E1 नाम दिया है। माइनस क्यू के कारण पी के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, माइनस क्यू की ओर होगी, इसलिए हमने इसे इस तरह से व्यक्त किया है और E2 नाम दिया है। अब E1 का मान कितना होगा? ये कोई एक बिंदु है, ये कोई एक आवेश है, एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मैंने लिखा है ये, तो E1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रखेंगे, आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर आर के स्थान पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर। अब E2 का मान क्या होगा? E2 का मान यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो इसकी दिशा होगी ना, दिशा, इसकी दिशा पी बी की ओर होगी, E1 की दिशा पी बी की ओर होगी, तो पी बी की ओर इसकी दिशा हो गई। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? हम E2 निकालेंगे। E2 का मतलब इसका मान क्या होगा? इसके कारण E2 का परिमाण क्या होगा? तो हम इसको मिटा देते हैं। हम यहाँ तक मिटा देते हैं। यहाँ से E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? E2 की दिशा पी ए की ओर हो जाएगी, तो पी ए इसकी दिशा हो जाएगी, पी ए की ओर, पी ए की ओर और E2 की दिशा हो जाएगी। अब हमको ये समझना है E1 और E2 की परिणामी तीव्रता किधर की ओर होगी। इसको ज्ञात करने के लिए हम ये जो पॉइंट है ना, इसको हम डायग्राम समझाने के लिए बता रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पर। ये इस तरह से है E1, ये यहाँ से पॉइंट है, इस तरह से यहाँ पर E2 है। आप यहाँ से देखिए E1 और E2 के AB के समांतर घटक लेने पर, देखो कोई भी डायरेक्शन है, अगर उसकी ओर बल लग रहा है तो उसका घटक कैसे लिखते हैं? मान लीजिए इधर की ओर बल लग रहा है, तो इसके घटक क्या है? ये इधर की ओर जा तो रहा है, लेकिन इधर की ओर भी जा रहा है और नीचे की ओर जा रहा है, एक समय में इधर की ओर भी जा रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये दोनों इस रेखा के, इस वेक्टर के सदिश के घटक हो गए। तो ऐसे ही घटक हम लिखते हैं, तो इसी प्रकार हम इसमें भी घटक लिखेंगे। E1 के घटक हो जाएगा, एक घटक ऊपर की ओर वर्टिकली AB के समांतर ऊपर की ओर ले लेंगे, तो मतलब हम यहाँ ऐसे खींचेंगे ऊपर की ओर। एक घटक इधर हो जाएगा समानांतर, तो हम इसको इधर खींच लेंगे। अब E1 का मान, ये जो घटक है ना, इसका परिमाण क्या होगा, इसका मान क्या होगा? हम जानते हैं इसका मान क्या है, E1 है, और ये क्या है, लंब है, तो इसका हो जाएगा E1 sin थीटा, लंबवत घटक E1 sin थीटा। कैसे हुआ ये हम देखते हैं। देखिए ये E1 है, हाँ, यहाँ पर एक
शुरुआत में ही आपको एक मानना पड़ेगा, ये एंगल थीटा है शुरुआत में ही। अगर ये एंगल थीटा होगा तो अगर हम ऐसे ऐसे करके जाएं इस संगत कोण के हिसाब से ये भी एंगल तो थीटा होगा, इस हिसाब से हम यहाँ पर जो बनाए ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर मान लो, इस वेक्टर को खिसकाकर यहाँ पर रख दो, यहाँ पर इस वेक्टर को खिसकाकर यहाँ पर रख दिया तो ये त्रिभुज बन गया। ये देखो ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज बन गया। अगर ये एंगल थीटा है तो हम निकालते हैं लंब बराबर क्या होता है। इस लंब को निकालने के लिए साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। यहाँ से लंब क्या है, लंब का मान निकालना रहता है तो लंब को यहीं पर रहने देते हैं, कर्ण को इधर भेज देते हैं तो कर्ण का मान E1 है तो यहाँ पर E1 आ जाता है, E1 आ जाता है तो यहाँ पर लंब बराबर हो जाता है E1 साइन थीटा। तो इसी तरीके से हम इसके घटक को दर्शाते हैं, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज। यहाँ पर से हम साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे तो हम ये मान निकल आएंगे, जो ये मान होगा वही ये मान भी हो जाएगा तो E1 साइन थीटा हो जाएगा। इसका समानांतर घटक क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक, तो E1 cos थीटा इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा। अब E2 के का लंबवत घटक E2 इसी प्रकार साइन थीटा होगा और इसका समानांतर घटक इधर की ही ओर होगा तो इसको E2 cos थीटा ले लेंगे। अब यहाँ से ये हम बना सकते हैं, यहाँ नीचे की ओर है ये पूरा चीज यहाँ पर मैंने दिखाया है। अब देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं। इस पॉइंट पर इन दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना वो 0 होगी, मतलब कि कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा, हम इसको हटा सकते हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में है, इसीलिए हम परिणामी तीव्रता को जोड़ देते हैं तो इसकी परिणामी तीव्रता E हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। अब क्या करेंगे, अब E1 और E2 के स्थान पर ये मान रख देंगे। चलिए रखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ये वाला आप नोट कर लीजिए। अब इसकी परिणामी तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर या फिर बी से ए की ओर। हम दिशा भी इसकी लिख देते हैं, दिशा हो जाएगी बी ए की ओर परिणामी तीव्रता। अब यहाँ से E बराबर हो जाएगा E। सबसे पहले हम cos थीटा का मान हम निकाल लेते हैं, cos थीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा, जानते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने हैं क्लास 10 में। तो आधार क्या हो जाएगा, L बटा कर्ण क्या हो जाएगा √r² प्लस L²। ये हो जाएगा cos थीटा का मान। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ से, अब E1 के स्थान पर 1/4πε0 q बटा r² √r² प्लस L² का होल स्क्वायर रखेंगे। अब इस समीकरण में इन सभी का मान रख देंगे E1 E2 cos थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा का मान रखकर सॉल्व कर देंगे तो E का मान आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम मिटा ही देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप नोट कर लीजिए। यहाँ से E बराबर हो जाएगा E1 का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बटा √r² प्लस L² का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। अगर cos थीटा हम यहाँ से cos थीटा ही ले लेते हैं, अब यहाँ पर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बटा
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कॉस थीटा, अब देखो ये दोनों मान इस दोनों में बराबर है, बराबर है तो ये जुट जाएंगे तो टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो टू लग जाएगा आगे। यहाँ पर टू कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, तो हम इसको हटा सकते हैं। ये अंडर रूट स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो हम ये केवल इतना मान रख सकते हैं, ठीक है। अब टू कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, एल बटा इंटू एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिए हम इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ ही कर सकते हैं, या तो अंडर रूट लगाएं या तो हाफ करें, या तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम अंडर रूट जो लगा है ना, इसकी जगह पर हम इस फॉर्म में लिखेंगे आगे, तो जगह नहीं, ये मिटा दे रहे हैं, आप चाहे नोट कर लीजिए ताकि वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए 2ql हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट 2ql बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 ही कर सकते हैं। आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगा, जब 1 प्लस 1/2 प्लस 1 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा, तो जगह नहीं है, 3/2 हो जाएगा। तो हम इस पूरे के स्थान पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 कर सकते हैं, तो ये घात जुड़ जाएगा, आधार बराबर है, हम इसको मिटा देते हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। हम यहाँ पर देखते हैं जो आर का मान होता है, जो एल का मान होता है, ये बहुत छोटा होता है एल की आर की अपेक्षा। मतलब ये जो निरक्षीय स्थिति पर कोई एक पॉइंट लिए थे ना, ये आर माने थे, ये एल माने थे, तो ये मान इसके अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा होता है। जो आर है ना, आर, ये आर का मान बहुत बड़ा होता है एल की अपेक्षा, तो हम एल का मान 0 के बराबर ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम आगे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक चीज और लिखते हैं 2ql, ये बराबर p, p एक वैल्यू बिंदु का आघूर्ण है, तो हम टू क्यू एल के स्थान पर p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p बटा आर स्क्वायर एल का मान 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो पूरा में 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बटा आर पावर क्यूब, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। इस तरह से निकालते हैं। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर, मतलब कि ऋण आवेश, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, प्लस आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी इसकी। ई जो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किस पॉइंट पर, निरक्षीय पॉइंट पर, निरक्षीय स्थिति पर, इक्वाटोरियल पोजीशन पर, ठीक। तो इस आधार पर आप कभी इसके पहले निकाले होंगे अच्छी स्थिति पर, तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ 2 आ जाता है। इसका मतलब जो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है ना, वो निरक्षीय स्थिति की अपेक्षा 2 गुना आती है। तो ये हो गया डेरिवेशन।